हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। हम पहले भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचनाएं पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य के और भी ग्रंथ के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको जाकर के देखें। वो सभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली हैं और आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सब शॉर्ट नोट हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से सारी जो मूल पुस्तक होती हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की, रामचंद्र शुक्ल जी की, उनसे बनाए हैं। तो ये सभी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, थोड़ा सा क्या है कि मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सारे कवि मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट ले लिए हैं और उनकी सभी रचनाएं हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई भी रचना पूछी जाती है या अब पूछी जा सकती है, जो भी बदलता हुआ पैटर्न है उसके अनुसार भी। तो चलिए सबसे पहले हम श्रीधर पाठक का पढ़ेंगे। श्रीधर पाठक, इनका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर जन्म मैंने जीवन काल भी मेंशन किया है, जो आजकल बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बार बार। तो श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ था और ये 1928 तक जीवित रहे थे। 1859 से 1928 ये ध्यान रखना है। इनके जीवन काल आपको जरूर याद रखने हैं क्योंकि यूजीसी नेट वगैरह या आजकल तो खैर सभी परीक्षाओं में क्या है कि जो पैटर्न है वो चेंज ही हो रहा है, तो इसीलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अच्छे से इनका ध्यान रखेंगे। 1859 से 1928 तक श्रीधर पाठक का जीवन काल रहा है और इनकी जो रचनाएं हैं मनोविनोद, बाल भूगोल, जगत सच्चाई सार, गुणवंत हेमंत, धन विजय, कश्मीर सुषमा, जॉर्ज वंदना, वनाष्टक, आराध्य शोकांजलि, भारत गीत, स्वर्गीय वीणा, श्री गोखले प्रशस्ति और देहरादून, ये श्रीधर पाठक जी की रचनाएं हैं। आप 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना तो अच्छे से याद हो जाती हैं फिर। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर जी, इनका भी काफ़ी पूछा जाता है। तो 1859 में यानी कि श्रीधर पाठक और नाथूराम शर्मा शंकर जी, इन दोनों का जन्म एक ही समय हुआ था, यानी एक ही का वर्ष में हुआ था और 1932 तक ये जीवित रहे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अनुराग रत्न, अनुराग रत्न इनकी रचना है गर्भ रंडा रहस्य, जो कि एक प्रबंध काव्य है। शंकर सरोज और शंकर सर्वसव। ठीक है, अनुराग रत्न, गर्भ रंडा रहस्य, शंकर सरोज, शंकर सर्वसव, ये नाथूराम शंकर जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इनका जो जन्म है वो 1864 में हुआ था और 1938 तक ये जीवित रहे थे। तो 1864 से 1938 इनकी जो रचना है ये है काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कविता कलाप, संपत्ति शास्त्र। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कविता कलाप, संपत्ति शास्त्र, ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभवसार, विहार वाटिका और विनय विनोद, ये इनकी रचनाएं हैं और जहाँ से एक परीक्षा में एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त जी, इनकी स्फुट कविता है जो इम्पोर्टेंट है ये। और ये 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1907 में इनका जीवन काल समाप्त हो गया। तो ये भी ध्यान ध्यान रखेंगे आप इनका जीवन काल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 1865 में, यानी कि महावीर प्रसाद जी से 1 साल क्या थे, छोटे थे, है ना। छोटे भाई कौन थे? अयोध्या जी, और बड़े कौन थे? महावीर जी। ऐसे आप थोड़ा सा याद किया कीजिए। और 1947 तक ये जीवित रहे और इनकी रचनाएं देखेंगे कबीर कुंडल, रसिक रहस्य, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु, वारिधि, काव्य उपवन, ऋतु मुकुर, पद्य प्रमोद, पद्य प्रसून, चोखे चौपदे,
चौथे चौपदे, उपहार, उपहार, रस कलश, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। वैदेही वनवास ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। एक बार दोबारा से आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, या 2-3 बार अगर वीडियो को आप देखेंगे तो अच्छे से बिल्कुल याद हो जाते हैं। देखो क्या है, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सो जान। हमेशा हमें कोई भी चीज़ इतना शॉर्ट नहीं है, भले ही कोई भी कहे कि एक बार में याद हो जाए, लेकिन एक बार में कहीं याद नहीं होते, 2 बार में भी नहीं होते, बार बार रिवीजन जरूर करना पड़ता है। किसी भी विद्या को पाने के लिए, किसी भी कहते हैं ना, किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हमें रास्ते पार करने होते हैं और बहुत सारे मोड़ आते हैं उसमें। तो ऐसे पढ़ने के लिए भी ना बहुत सारी मेहनत लगती है। और मेहनत क्या है, अगर आप अच्छे से खुश होकर के करते हैं तो सारी चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। और उसको क्या है कि बर्डन लेके करते हैं कि ये बहुत कठिन है, ये तो याद नहीं होगा, इतनी सारी रचनाएं कैसे याद करेंगे। ऐसा नहीं है। जब आप बार बार, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। वो खुद ब खुद क्या होता है, हमारा जो दिमाग होता है ना, वो कैप्चर कर लेता है सारी चीज़ों को। और वही जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में ना कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता, अगर हमने अच्छे से पढ़ी और रिवीजन किया है तो। और तुरंत ही जो ऑप्शन होते हैं उनको देख करके ना दिमाग में अपने आप जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो क्लिक कर जाता है। तो इसीलिए आप बार बार रिवीजन जरूर कीजिए। आप अगर नोट्स बना सकते हैं तो बनाएं, अदरवाइज़ जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी परीक्षा में आप जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है वहाँ पर आप सफलता पा सकते हैं, लेकिन बार बार पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट है लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन जी का जन्म 1866 में हुआ था और 1930 तक के रहे थे। यानी कि अयोध्या सिंह जी से लाला भगवान दीन 1 साल छोटे थे, है ना, 1 साल छोटे थे। तो 1866 से 1930 तक के रहे। इन्होंने वीर, इनका तो बहुत ईजी है याद करना, वीर छत्रानी, जो लाला कह सकते हैं, मतलब लाला होते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको लाला कहते हैं, बड़े वीर होते हैं, मतलब वीर बालक, है ना। तो वीर बालक, वीर छत्रानी, वीर पंचरत्न और नवीन बीन, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रामचरित उपाध्याय। रामचरित उपाध्याय जी की 1872 में इनका जन्म हुआ था और 1938 तक ये रहे थे। तो रामचरित उपाध्याय जी का जो जीवन काल है ये भी आप ध्यान रखेंगे, 1872 से 1938 तक रहे थे। और इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, राष्ट्रीय भारती, देव सभा, देवदूत, देवी द्रौपदी, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, रामचरित चिंतामणि। तो ये इनकी कुछ रचनाएं जो सभी परीक्षाओं में क्या होता है, इनमें से पूछ ली जाती है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनका जन्म 1873 में हुआ था और 1920 तक ये रहे थे। इनका जीवन काल बहुत ही शॉर्ट रहा है। तो 1873 में ही रामचरित जी से 1 साल छोटे थे, है ना। सबका देखो 1-1, 2-2 साल का ही डिफरेंस है। तो ये भी आप थोड़ा सा टिक लगा लीजिए कि कौन बड़ा था कौन छोटा था। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण जी रामचरित जी से 1 साल पीछे जन्मे 1873 में, लेकिन चले पहले गए, है ना। और इनकी जो रचनाएं, मृत्युंजय, राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने क्या लिखा था, मृत्युंजय। राम रावण का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, यानी कि राम रावण विरोध इनकी कविता है। अमलतास, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, वसंत वियोग और धाराधर धावन, ये इनकी रचनाएं हैं कुछ। धाराधर धावन, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, अमलतास, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, वसंत वियोग और धाराधर धावन, ये राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने लिखी हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु जी की रचनाओं को अगर हम देखें तो भौमासुर वध, भौमासुर वध किसने किया था, कामता प्रसाद जी ने, है ना। पद्य पुष्पावली, शिवाजी और विनय पचासा। भौमासुर वध, पद्य पुष्पावली, शिवाजी और विनय पचासा, ये कामता प्रसाद गुरु जी ने लिखा था। इनका एक व्याकरण ग्रंथ भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछ भी लिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल सनेही। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी को द्विवेदी युग का राष्ट्रीय कवि माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनका जो जन्म है ये 1883 में जन्मे थे और 1972 तक ये जीवित रहे थे। यानी कि ये कई साल छोटे हैं ना, ये कई साल छोटे हैं सबसे। तो गया प्रसाद शुक्ल जी सनही इनकी क्या है, उपाधि दी गई थी इनको।
और इन्होंने लिखा था प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा और करुणा कादम्बिनी। प्रेम पचीसी, कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा और करुणा कादम्बिनी, ये सनई जी की क्या हैं, कुछ रचनाएं हैं। और मैथिली शरण गुप्त की देखेंगे, मैथिली शरण गुप्त की काफ़ी रचनाएं हैं जो हम अलग से एक वीडियो आपके लिए बना देंगे, तो वो आप पढ़ लेना। मैथिली शरण गुप्त जी की काफ़ी पूछी भी जाती हैं। सॉरी, ये मैथिली शरण जी का नाम थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मैथिली ऐसे लिखा जाता है, मैथिली शरण, ठीक है। तो इनकी रचना हम अलग से पढ़ेंगे। इनका वैसे आप जन्म देख लें कि 1886 में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था और 1964 तक ये रहे थे। लोचन प्रसाद पांडे जी, इनका भी जन्म 1886 में हुआ था, यानी कि मैथिली शरण और लोचन प्रसाद जी दोनों एक ही साल में जन्म लिए थे। और 1959 तक इनका जीवन काल रहा लोचन प्रसाद जी का। और इनकी अगर रचनाओं को हम देखें तो ये मृगी दुखमोचन, प्रवासी, नीति कविता, मेवाड़ गाथा, महानदी और पद्य पुष्पांजलि। लोचन प्रसाद पांडे जी की रचनाएं मृगी दुखमोचन, प्रवासी, नीति कविता और मेवाड़ गाथा, ये इनकी रचनाएं हैं। मेवाड़ गाथा, इसके बाद इनकी महानदी और पद्य पुष्पांजलि, ये अभी हमने ऊपर एक और नाम से देखी थी, पद्य पुष्पावली। पद्य पुष्पावली और पद्य पुष्पांजलि, इन दोनों में अंतर है। पद्य पुष्पांजलि ये किसकी है, लोचन जी की है, ठीक है। और पुष्पावली भी अभी हम दोबारा देख लेते हैं। पद्य पुष्पावली ये किसकी रचना है, तो ये कामता प्रसाद गुरु जी की है, ठीक है। इसका भी याद रखना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और ऐसी ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन वाली होती है ना, आजकल परीक्षा में खूब पूछी जा रही हैं, तो इनको भी अच्छे से देख लें। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 में हुआ था और 1962 तक के रहे थे। 1889 में एक और इम्पोर्टेंट कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो छायावाद के कवि हैं, और उनका भी जन्म 1889 में हुआ था, है ना, ये भी आप याद रखेंगे। और इनकी जो रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ठीक है, ये इनकी कविताएं हैं, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आप पूरी वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखेंगे तो याद हो जाएंगी, अगर अदरवाइज़ आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी है, हम उसको ज़रूर, आपको वीडियो उसकी कल मिल जाएगी। तो चलिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, बिना सब्सक्राइब करे और लाइक करे बिना आज कोई नहीं जाएगा। मुझे भी पता चलना चाहिए कि हाँ कितने बच्चे हैं जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और कमेंट कर सकते हैं आप, अगर इसमें कोई भी कमी आपको दिखाई दे रही थी आप कमेंट करके बताएं। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो जल्द से जल्द चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। और किसकी आप तैयारी कर रहे हैं ये भी आप लिख सकते हैं, इससे मुझे हेल्प हो जाएगी, मैं आपका सिलेबस भी इसमें इंक्लूड ज़रूर कर दूँगी।